बताइए आपका कोई एक वेरी चैलेंजिंग मोमेंट। मुझे अभी भी याद है, उस लड़की को उठा करके मैं आईसीयू में लेके गया। मेरे सामने मैंने ऑक्सीजन पे डाला, एक्सरे आया तो एक्सरे वॉज कंप्लीट वाइट वॉश, कुछ भी नहीं दिख रहा, एक्सरे पूरा वाइट। मैंने कहा ये लड़की बचने वाली नहीं है। वेट लॉस ये एक बहुत बड़ा फैड है आजकल। कोई सुपर फूड के नाम पे आ रहा है, कोई पिल के नाम चीजें आ रही है, वो सब चीजें बहुत ज्यादा गिमिक है। उन चीजों के बारे में या उन बहकाओं में आकर के वजन कम करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते वेरी फ्रेंकली आपको बोलता हूँ, डॉक्टर्स का वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। ऑडियंस के लिए सजेशंस या हेल्थ हैबिट्स देना चाहें तो वो क्या होंगे? रेगुलर वॉकिंग एंड दैट शुड बी ब्रिस्क वॉकिंग। जो भी पेशेंट को आप ट्रीट करते हो उसको ये समझ के करना है कि ये मेरा फैमिली मेंबर है। हाँ, थोड़ी भी बीमारी हुई तो सीधा हमको भेजेंगे आईसीयू में, सीधा वेंटिलेटर लगा देंगे। ब्रेन डेड पेशेंट होता है, उसको हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक कि कार्डियक डेथ नहीं हो। सीपीआर अगर आपको देना आता है तो 70% पीपल जो कार्डियक अरेस्ट में गए हैं उसको बचा सकते हैं। सो ब्लड डोनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ब्लड डोनेशन करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टा रीजेन्युएट होता है। आज आप किसी भी व्यक्ति का विटामिन डी चेक करवाओगे तो 80% लोगों का इंडिया में विटामिन डी कम मिलता है। हमारी जो हेल्थ है वो एक्चुअली हमारी डेली हैबिट्स है। डेली हैबिट, यस। 24 घंटे मिलते हैं, उसमें सिर्फ 2-3-4 घंटे खुद के लिए निकाल। लाइफ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। योर हार्ट इज ऑलवेज विस्परिंग टू यू, वी शुड नॉट वेट फॉर इट टू शाउट। Welcome to part 2 of my episode with Dr. Gautam Bhansali. In part 1, we talked about a lot of issues related to health. We spoke about heart health, about diabetes, about air pollution causing respiratory issues, about cancer and its prevention. We also spoke about how lack of sleep and stress impacts our health. We spoke about vaccines and about the public health system during COVID period. And we also busted a lot of myths that we carry in our mind regarding health. Now, in this part 2, let's look at the human side of medicine. So let's watch. आपने ये सब इतनी अच्छी बातें कही, पर आजकल लोगों के दिमाग में दूसरे टाइप के डर रहते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तो वो लोग कि भाई हाँ, हम हॉस्पिटल जाएंगे किसी भी छोटी भी चीज के लिए तो पहले तो हमको पूछा जाएगा आपका मेडिक्लेम कितना है, और बस उस हिसाब से हमारा बिल बना देंगे। तो ये सब क्या डर की बातें हैं? सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के अंदर। कई बार क्या होता है कि आप ज्यादा एक्सप्लेन करते हो तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ज्यादा डाउट क्रिएट होता है। आजकल हर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक डेस्क होता है मेडिक्लेम का, बिकॉज कोई पेशेंट नहीं चाहता कि मैं मेरी जेब से पैसा भरूं। राइट। तो वो एक डेस्क ऑफिसर जो होता है या रिसेप्शन में बैठते हैं, मेडिक्लेम के बारे में पूछते हैं। उसका कारण होता है कि 80-90% इंश्योरेंस कंपनियां आपका जितना मेडिक्लेम है उसका 1% ही रूम अलाउ करती है। अगर आपका मेडिक्लेम 5 लाख का है तो आपको 5,000 तक का रूम ले सकते हो। आपका 10 लाख का है तो 10,000 तक का रूम ले सकते हो। ये मेडिक्लेम कंपनियों के रूल्स रेगुलेशन है। सो उस जो ऑफिसर है, जो डेस्क ऑफिसर है, जो वहां पे बैठता है हॉस्पिटल में, उसका ये काम है उनको गाइड करना कि आपका मेडिक्लेम कितना है। 5 लाख का है, अब 5,000 तक के रूम में जाओ। आपने अगर आके बोल दिया नहीं मुझे तो सिंगल रूम चाहिए, मुझे तो स्वीट रूम चाहिए, आप फर्स्ट क्लास में चले गए, बाद में बोला मेरा तो मेडिक्लेम है, मुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मेडिक्लेम कंपनियां उनको मेडिक्लेम पूरा नहीं देती है। अगर आप उससे हायर कैटेगरी में चले गए तो वो डिफरेंस आपको अपनी जेब से भरना पड़ता है। फिर पेशेंट चिल्लाते हैं, फिर हंगामा होने लगता है। तो उस सब दुविधा से बचने के लिए, फैसिलिटी देने के लिए वहां पे डेस्क बनाया गया। अधिकतर सब हॉस्पिटल में है कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं रहे। आप अपना मेडिक्लेम का काम दो, आप आराम से जाके एडमिट हो जाओ, आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। मेडिक्लेम का फॉर्म भरना, ये सब करना हम लोग करेंगे। ये एक तरह का फैसिलिटी है। आप फैसिलिटी में भी डाउट क्रिएट करो तो उसमें तो कोई कुछ नहीं करता। तो आप कह रहे हैं फैसिलिटी है और इनफैक्ट पेशेंट को गाइड करता है कि आपके मेडिक्लेम के हिसाब से आप इस रूम में जाइए, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम बाद में आप बोलोगे सर मेरा इतना बिल आ गया, कुछ नहीं कर सकते। एक और डर रहता है लोगों को, हाँ थोड़ी भी बीमारी हुई तो सीधा हमको भेजेंगे आईसीयू में, सीधा वेंटिलेटर लगा देंगे।
ये सब डर क्यों है लोगों को? सो ये तो एक आजकल हिंदी पिक्चरों में चलता रहता है। हिंदी पिक्चरों में देता है अक्षय कुमार आया, देखा हाँ, पेशेंट आईसीयू में है, हाँ, वेंटिलेटर पे, हाँ, डॉक्टर बिल बनाने के हाँ, वेंटिलेटर पे रख देते हैं, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, गलत है। ओके, ओके, इस चीज में आपको क्लियर करता हूँ। हाँ, ब्रेन डेड पेशेंट इज नॉट डेथ। ओके, ब्रेन डेड पेशेंट होता है, उसको हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक कि कार्डियक डेथ नहीं हुई। काफी बार पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट आए, सीवियर हेमरेज के पेशेंट आए, बट उनका हार्ट चल रहा है, उनका किडनी फंक्शन कर रहा है, बाकी ऑर्गन काम कर रहे हैं। अब अनकॉन्शियस पेशेंट है, आप उसको आईसीयू में ही लोगे, नहीं तो एयरवे प्रोटेक्शन नहीं होगा, लंग्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है। आईसीयू में लेकर के आपको वेंटिलेटर पर डालना ही है। और आप पेशेंट के रिलेटिव को एक्सप्लेन भी करते हो कि पेशेंट बेड है, ब्रेन वाइज जा चुका है, हमने सब चेक भी किया है, कुछ नहीं कर सकते, और बाकी डॉक्टर ने भी चेक कर लिया, जो भी करना है वो सारा हम चेक कर रहे हैं, और एवरीथिंग इज मतलब ब्रेन डेड है, बचने की उम्मीद नहीं है, ये सब बताते। तो पेशेंट के या उनके लोगों को लगता है बचने की उम्मीद नहीं है, बचेगा नहीं, तो फिर क्यों रखा है? आप जबरदस्ती वेंटिलेटर खींच रहे हो, 3 दिन आईसीयू में खींच रहे हो, 4 दिन खींच रहे हो, आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हो? आप तो बिल बढ़ाने के लिए कर रहे हो, ये गलत है। ब्रेन डेड पेशेंट को डिक्लेयर नहीं किया जाता जब तक कि उसका हार्ट अरेस्ट नहीं होता है। हार्ट बंद होगा, ईसीजी फ्लैट लाइन शो करेगा, देयर इज अ डेथ, तभी किया जाता है। उसमें भी पेशेंट को फैसिलिटी है, पेशेंट के रिलेटिव को बोला जाता है कि आप डीएनआर साइन करो, डू नॉट रिससिटेट। अगर पेशेंट कोलैप्स हो जाता है तो वापस आप सीपीआर देके नहीं उठाना है, डू नॉट इंटूबेट, वेंटिलेटर मत डालो, डू नॉट एस्केलेट, आप ये सब नहीं करना। रिलेटिव कंसर्न देते हैं, वो सब नहीं किया जाता, बट उसको आप वेंटिलेटर से बाहर डॉक्टर नहीं निकाल सकता। सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि आप जो पेशेंट डेथ नहीं है उसका वेंटिलेटर अगर डाल दिया है तो आप निकाल नहीं सकते। डालने से पहले रिलेटिव का कंसर्न होता है, निकालने के लिए रिलेटिव अपने हाथ से घर में जब लेके जाता है एम्बुलेंस में, वो चाहे तो डिस्कनेक्ट करे। अब कई बार पेशेंट हम लोग बोलते भी है कि ब्रेन डेड है भैया, बचने के चांसेस नहीं है, तो तुम चाहो तो अपने आसपास में छोटे मोटे नर्सिंग होम में लेके चले जाओ। बोला नहीं, सब वेंटिलेटर निकाल दो। हम बोलते भाई हम लोग नहीं निकाल सकते। सो ये एक गलत भ्रांति है, जबरदस्ती रखा जाता है आईसीयू में। इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करने की जरूरत कि भाई अगर इफ इट्स ओनली ब्रेन डेड द पर्सन इज लिविंग इसलिए इनफैक्ट ऐसे टाइम में हम लोग उल्टा मोटिवेट करते हैं, भैया आप ऑर्गन डोनेशन में जाइए, कितने लोगों की जान बचाएंगे। बट जब ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं तो पेशेंट के रिलेटिव उखड़ जाते हैं, वो चिल्लाने लग जाता है, साहब ये हम कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, आप ऐसे क्या बात करो। अभी आए तो तब तो थोड़ा हल्का सा पैर हिल रहा था, हाथ हिल रहा था, अभी भी हमने देखा हाथ हिल रहा है, वो वेंटिलेटर की वजह से चल रहा है, वो नहीं है पेशेंट। सो काफी मिथ है। तो ये सब मिथ्स तो हॉस्पिटल्स के बारे में है, बट लोग अपने अंदर भी हैबिट्स में भी कितनी मिथ्स रखते हैं अभी ये सब, और फैड्स रखते हैं। अब ये सब वेट लॉस, ये एक बहुत बड़ा फैड है आजकल। एंड जैसे आपने कहा कि वेट लॉस डज नॉट मीन फिटनेस, बट लोगों को वेट लॉस चाहिए, और वेट लॉस के लिए सब तरह के पिल्स, इंजेक्शंस, ये मुंजारो खा लो, ये खा लो, वो खा लो, वो सब क्या है उसके बारे में बताइए। एक ये चीज आजकल चल रही है, और वो मैं कई बार कहता हूँ कि वो अच्छी चीज भी है कि स्पेशली कोविड के बाद लोग फिटनेस फ्रीक हुए हैं। ओके, फिटनेस पे ध्यान लोगों का गया है, तो उसके लिए मार्केट भी ऐसा चला है। मार्केट में काफी सारी चीजें आई है, मोंजेरो आया है, ओजम्पिक आया, वेगोवी आया, बहुत सारे इंजेक्शंस आए जो वेट लॉस करते हैं। मेरा ये मानना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी ये इंजेक्शंस आए हैं वो गलत नहीं है, वो सही है। बिकॉज ये जितने भी मेडिसिन है, दिस इज द बायोलॉजी, दिस इज द मेडिसिन, दिस इज द यूएस एफडीए अप्रूव्ड, हमारे यहाँ के एफडीए ने अप्रूव किया है, दिस इज अ मेडिकल साइंस। ये आपको हेल्प करते हैं वेट लॉस करने में। ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और GIP, जो मोंजेरो है, ओजेम्पिक जो है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, जो आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, इंसुलिन सिक्रेशन अच्छा कर देते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज आपका अच्छा कंट्रोल होता है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम होता है उसको स्लगिश करते हैं, ताकि पेट आपका स्टमक भरा रहता है, तो आपको और खाने की इच्छा नहीं करती है। लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो ये इंजेक्शन का काम होता है आपका जो हंगर सेंटर है, भूख लगने की, उसकी इच्छा को कम करता है। तो आपने समझो अभी 2 रोटी खा लिया, कुछ खाना खा लिया, फिर गेस्ट आ गया तो सामने बिस्किट रखा, समोसा रखा, पाव भाजी रखा, तो आप उसको नहीं खाओगे, आपकी अंदर से इच्छा ही नहीं करेगी, क्योंकि आपने वो इंजेक्शन ले रखा है। आपको अगर आपने खा लिया तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, क्योंकि आपका स्टमक ऑलरेडी फुल है। तो ये इंजेक्शन हेल्प करता है इस तरीके से कि आपका और ज्यादा खाने की इच्छा नहीं करती, भूख सप्रेस हो जाती है, और उसकी वजह से आपका वजन कम होने लगता है। लेकिन
ये इंजेक्शन हर किसी को लेना चाहिए, ये गलत है। ओके। और जो ये चल रहा है वो बहुत ज्यादा गलत चल रहा है कि हर कोई आदमी ले रहा है। ये इंजेक्शन किसको लेना चाहिए? जिसकी BMI 30 के ऊपर है, अच्छा। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, बेसिकली दैट इंजेक्शन कम फॉर द डायबिटीज, सो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या जिसकी BMI 27 से ज्यादा है, और प्लस कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो सब चीजें हैं। आदमी बैठ नहीं पा रहा है, सीरियस स्नोरिंग कर रहा है रात के टाइम में, खाना नहीं खा पा रहा, नींद के लिए कम से कम 4 पिलो लगते हैं, या व्हील चेयर पे या चेयर पे बैठ के नींद ले रहा है, बहुत ज्यादा ओबेस हो रहा है, प्लस जिसने वॉकिंग, डाइटिंग, एक्सरसाइज ये सब चीजें करके देख लिया, उसके बाद में भी आराम नहीं मिलता है, तब एक डॉक्टर की सलाह लेकर के ये इंजेक्शन लेने चाहिए। उसमें कुछ भी गलत नहीं। ऐसे लोगों के लिए ये इंजेक्शन वरदान साबित हुआ है। वजन कम हुआ है, वजन कम होने से डायबिटीज कम हुई है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है वो कंट्रोल में आई है, हार्ट डिजीज कम हुई है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो आपका एब्डोमिनल या विसरल फैट है वो बढ़ा हुआ था, आपका इंसुलिन लेवल रेजिस्टेंस था बढ़ा हुआ था, ये सब चीजें बहुत कंट्रोल में आई है। तो ऐसे लोगों को बहुत हेल्प भी कर रहा है, लेकिन हर आदमी ले ले ये ठीक नहीं, ये नहीं लेना चाहिए। तो आप कह रहे हैं मेडिकली प्रूवन है, उसके Proven है। खुद के बेनिफिट्स हैं, लेकिन किसको लेना चाहिए वो, हाँ, किसको लेना चाहिए ये आपके डॉक्टर को पूछ के पता करके उनसे ही लेना चाहिए। जिस आदमी को थायराइड कैंसर है वो ले लेगा, वो तकलीफ में आएगा। जो ऑलरेडी हैवी अल्कोहल है वो लेगा, उसके लिए तकलीफ आएगी, पेनक्रियाटाइटिस होने के चांसेस है, लूज मोशन होता है, नोसिया होता है, वॉमिटिंग होता है, कई बार कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन भी होता है, अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट भी इसकी वजह से होते हैं। सो टाइट्रेट डोज में चालू करते हैं और बंद भी करते हैं, तो टाइट्रेट डोज में करते हैं, सडनली बंद भी नहीं किया जाता है, डॉक्टर की सलाह के साथ करना चाहिए। यस, कुछ जो ओवर द काउंटर पिल मिलती है वो एक बड़ा मार्केटिंग गिमिंग है, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जहाँ पे मेडिसिन भी थोड़ी बहुत आती है, जहाँ पे बिजनेस भी आता है और सोशल मीडिया में आता है। इन तीनों में आपस में झगड़ा चल रहा है, कोई बोलता है कि अजवाइन ले लो, कोई बोलता है कि जीरा ले लो, कोई बोलता है कि ये पिल आई है इससे बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई बोलता है वे प्रोटीन ले लो, कोई बोलता है चिया सीड ले लो। ये सब चीजें जो चल रही है ये गिमिक है बहुत बड़ा। आपकी बॉडी आपकी खुद की बॉडी है, आपके लिए आपकी बॉडी आपके लिए इतना ध्यान रखती है, आपका भी फर्ज बनता है आपकी बॉडी को कुछ भी चीजें नहीं खिलानी चाहिए। और दूसरे भी फैट्स हैं, सब विटामिन डी खाते जाओ, बस विटामिन डी की बहुत जरूरत है, फिर उसके क्या साइड इफेक्ट्स? सो विटामिन डी जो होता है, यस, आपको चेकअप करना चाहिए, रेगुलर चेक करना चाहिए। विटामिन डी और विटामिन B12 ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी जो है, जो वर्क स्टाइल है, लोगों की लाइफ स्टाइल है, अधिकतर लोग घर में रहते हैं, AC घर में रहते हैं, AC गाड़ी में रहते हैं और AC ऑफिस में रहते हैं, सन एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है। सन एक्सपोजर, सनलाइट नहीं आती है तो विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं जाता है। कैल्शियम जो एब्जॉर्व करता है आपके गट से, वो एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट फटीगनेस होना, बोन पेन होना, वो सब चीजें बहुत होती है। थकावटें भी बहुत जल्दी आने लग जाती है, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। आज आप किसी भी व्यक्ति का विटामिन डी चेक करवाओगे तो 80% लोगों का इंडिया में विटामिन डी कम मिलता है। उसको सप्लीमेंट करने के लिए मेडिसिन होती है, बट टाइट्रेट डोज में मेडिसिन देनी चाहिए। जनरली हम लोग 1 वीक फॉर 10 वीक तक देते हैं, बट कुछ जगह ये भी होता है कि कुछ GP या पेशेंट खुद अपनी मर्जी से विटामिन डी साल साल भर खाते रहते हैं, 4 साल से खाते हैं, 5 साल से विटामिन डी खाते रहते हैं। ऐसे कई बार हमारे पास पेशेंट आए तो जो विटामिन डी खाए जा रहे जब हमारे पास आए उनको ऐसा एजिटेशंस में थे या उनको कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस हो रहा था, जब हमने चेक किया तो विटामिन डी लेवल बहुत हाई था। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी थी, सीवियर डिहाइड्रेशन होती है। ठीक है, हमने वो फ्रूट वगैरह देकर के ऐसे पेशेंट ठीक भी हुए, बट अगर टॉक्सिसिटी बढ़ती है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। सो विटामिन डी डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, कितना लेना है वो डॉक्टर को पूछ के लेना चाहिए। पूरा साल भर 2 साल भर चले वो नहीं लेना चाहिए, बिकॉज विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, वो ज्यादा हो गया तो आपकी टॉक्सिसिटी होगी। विटामिन B12 वाटर सोल्यूबल है, वो एक्सेस में तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, बट विटामिन डी एक्सेस में नहीं होना चाहिए, वो टॉक्सिसिटी करेगा, पेशेंट जा भी सकता। सो हमने इतनी सब बातें की अबाउट प्रिवेंशन, अबाउट डेली हैबिट्स, अबाउट सडनली लोगों को क्या होता है, कितनी एक्सरसाइज, कितनी डाइट, सब फैट्स, लेकिन इस सब को अगर आप समराइज करें और ऑडियंस के लिए कुछ 3 सिंपल हेल्थ सजेशंस या हेल्थ हैबिट्स देना चाहे तो वो क्या होंगी? सो हेल्थ हैबिट के बारे में अगर आप बात करेंगे तो एक तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें मैं स्ट्रेस देता हूँ वो है रेगुलर वॉकिंग।
ओके वॉकिंग रेगुलर करो, आप चाहे रनिंग नहीं करो चलेगा, स्विमिंग नहीं करो चलेगा, जिम में नहीं जा पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेगुलर वॉकिंग एंड दैट शुड बी ब्रिस्क वॉकिंग। ओके 45 मिनट से 1 घंटे तक में आपको 4 किलोमीटर के लगभग आपको वॉक करना है। जैसे आप बहुत थक जाते हो तो रेस्ट ले सकते हो, बट रेगुलर वॉकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके दूसरा, बैलेंस डाइट, हर चीज प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, उसके पीछे नहीं भागना है, वे प्रोटीन वगैरह बिल्कुल नहीं करना है। जो होममेड फूड है, जो घर का बना हुआ खाना है, यस फ्राइड स्पाइसी वो नहीं होवे, बट बैलेंस डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा होता है स्लीप, नींद शुड बी गुड स्लीप, देयर शुड बी साउंड स्लीप। कई बार हम लोग बोलते हैं 6 से 8 घंटा नींद होनी चाहिए, लोग बोलते हैं साहब मैं रात को 3 बजे सोया और सुबह 11 बजे उठा, मेरी 6 घंटे नींद हो गई। वो गलत है। बॉडी में सर्केडियन रिदम होता है, मॉर्निंग टाइम में हार्मोन आपका रिलीज होता है, कॉर्टिसोल लेवल आपका, एड्रेनलिन रिलीज होता है। सो रात को 10 बजे नहीं तो 11 बजे तक मैक्सिमम सो जाना चाहिए। 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चौथा, स्ट्रेस बस्टर आपके पास लोग होने चाहिए, आपके चाहे दोस्त हो चाहे आपकी फैमिली हो। पुराने जमाने में जॉइंट फैमिली थी, लोग घर में जाके देखते थे, सब लोग घर में काफी लोग मिलते थे। तो आपका समझो आपका वाइफ से अच्छा नहीं है तो आपकी मदर, आपके भाई, वो आपसे बात कर लेते थे। बच्चों को खेलने के लिए घर में और लोग मिलते थे, तो वो उनके लिए स्ट्रेस बस्टर था। आज की डेट में वैसा नहीं है, तो आप अपने दोस्त बनाओ, ग्रुप बनाओ, वंस ए वीक मिलो, आपस में बातचीत करो, गपशप मारो। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस बस्टर में आपके दोस्तों के साथ बैठे हो और आपकी वाइफ आपको बोले कि वो आपका फ्रेंड BMW में आया, वो आपका फ्रेंड बर्क में आया, वो आपको स्ट्रेस बस्टर है, वो नहीं होना चाहिए। आप रिलैक्स लाइट ऐसे लोगों के साथ जो इसके साथ आप खुल के अपनी दिल की बात कर सकते हो, ऐसे 1 या 2 दोस्त आपकी लाइफ में होना चाहिए। और सिंपल वर्ड में मैं बोलता हूँ आपको, सोशल वेलबींग तो इम्पोर्टेंट है ही है। सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना और सूर्योदय के पहले उठ जाना और वॉकिंग पे लग जाना। सिंपल सा फंडा, सूर्यास्त के बाद खाना बंद और सूर्योदय के पहले उठ जाओ आप। जितना जल्दी आप उठते हो, दिन बहुत लंबा लगता है, आपको टाइम बहुत मिलता है, काम करने को बहुत टाइम मिलता है। और हर सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी अगर आप सुनोगे, हर आदमी का ये मिलेगा कि आदमी सुबह जल्दी उठता है। अच्छा, सूर्यास्त के बाद खाना बंद, सूर्योदय के पहले आप उठ जाइए। ओके। एंड रेगुलर वॉकिंग कीजिए, Regular वॉकिंग, हेल्दी बैलेंस डाइट खाइए, स्लीप, स्लीप दैट इज and इम्पोर्टेंट। and stress busters. स्ट्रेस बस्टर, ये सब चीजें बहुत ज्यादा देख रहे, आप देखोगे लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, जो ऑलरेडी है और ज्यादा ब्यूटीफुल और ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। Sure. इतनी अच्छी बात आपने कही लाइफ ब्यूटीफुल होने की। आई थिंक इसका जो फाउंडेशन है वो आपके एक्चुअली करियर पे जाता है। आप मतलब आई थिंक के जो डॉक्टर का एक प्रोफेशन है, मेरे ख्याल से तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। ऑफ कोर्स। आप बताइए, आप इस प्रोफेशन में गए कैसे? आप तो राजस्थान से हैं, हाँ, तो ये इस प्रोफेशन में कैसे गए? सो ये प्रोफेशन में हम लोग राजस्थान में थे। राजस्थान में एक जोधपुर पास जगह है पाली, पाली के पास में भी एक छोटी सी जगह थी, एक ढाणी करके जगह है, इधर की ढाणी, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। हम 500 भाइयों का जन्म भी वहीं हुआ था। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लाइट, बिजली, पानी, सड़क कुछ भी नहीं था। अच्छा, जो कहता है ना, अभाव का टाइम था। कुछ लोगों का अभाव होता है, कुछ लोगों का प्रभाव होता है, वो चीज होती है। हम लोग अभाव में जीने वाले लोग थे। कोई भी चीज की फैसिलिटी नहीं थी। गांव में स्कूल थी तो वो 1st और 2nd क्लास तक की थी। प्राथमिक विद्यालय से भी छोटा जो होता था वो था। वहां से हमको दूसरी जगह, सरदार संबंध एक जगह है ढाणी से, वहां जाना पड़ता था 6 किलोमीटर रोजाना। हम लोग, हमारी वॉकिंग उसी टाइम शुरू हो गई थी। एक बार हुआ था कि मेरा सबसे छोटा भाई है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसकी तबीयत सडनली खराब हो गई थी, तो मेरे फादर उसको लेकर के साइकिल पे, और हम लोग भी साथ में थे, दूसरों के साथ में। गांव में बड़ा ये अच्छा होता कि पूरे गांव के लोग आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। कोई तो ट्रैक्टर लेके आ रहा, कोई क्या लेके आ रहा, बट हम लोग साइकिल लेकर के भागे वहां से। पिताजी मेरे साथ में थे, साइकिल लेकर के दूर गए वहां पे गाँव में, तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिले। गाँव के आसपास कहीं भी डॉक्टर नहीं मिले। उसको टाइफाइड हुआ था, बड़ा खराब वाला टाइफाइड था, और उस टाइम में टाइफाइड वॉज वेरी डेडली। फिर फाइनली वहां से 25 किलोमीटर दूर पाली, वहां पे हेडक्वार्टर गए। रात को 3 बजे, कोई मिलने वाला नहीं, तो एक किसी के थ्रू एक डॉक्टर के घर में गए और वहां जाके दिखाया। उस डॉक्टर ने बहुत ही सौम्य तरीके से, सिंपल तरीके से, बिना इरिटेट हुए आराम से देखा, मेडिसिन दिया। उसको देख के मेरे दिमाग में एक छवि हो गई कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए लाइफ, ऐसा बनना चाहिए। आप डॉक्टर बनो, आप जो तकलीफ में है, नीडी है, उनकी आप हेल्प कर सकते हो। वो एक टाइम है जब आपको मतलब आदमी सब कुछ लुटाने को तैयार है, जो हमने कोविड में देखा। मेरे पास फोन आते थे लोगों के कई बार, वैसे अब ये 5,000 करोड़ का आदमी है, 10,000 करोड़ का आदमी, क्या चाहिए? एक बेड चाहिए,
तो है ना, एक आपको ऐसी चीज, तो वो उस डॉक्टर को देखा तो मुझे लगा यार बनूंगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा। और तब से मेरे ग्रैंडफादर ने बोल दिया कि इसको डॉक्टर ही बनाएंगे, जबकि हमारे वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी। 10th में जब मैं आया था तो वहाँ कुछ फैसिलिटी नहीं थी। गांव से हम लोग एक बोर्डिंग स्कूल है राणाबास, वहाँ पढ़ने चले गए थे, जहाँ जैन स्कूल है। वहाँ पे जैनिज्म में ये होता है कि जानवरों की हत्या नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो फ्रॉग डिसेक्शन वगैरह नहीं रह सकते थे। तो वहाँ बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था। अच्छा। वहाँ से फिर हम लोग पाली शिफ्ट हुए, पाली स्कूल में गए, वहाँ बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया। एंड देन उसके बाद मेडिकल का एग्जाम होता था राजस्थान का। सो प्री मेडिकल टेस्ट दिया, उसमें मैं select हुआ। PMT बोलते थे, यस। उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था विदाउट डूइंग एनी कोचिंग वोचिंग ट्यूशन, कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं था। और हालत भी घर की अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल हम लोग बहुत ही खराब हालत में थे। इवन मैं तो 12th के बाद एक कॉलेज में एडमिशन लिया था और फादर के साथ में बिजनेस लग गया था, क्योंकि हमारे ऊपर कर्जा बहुत आ गया था, फैमिली पे कर्जा बहुत आ गया था, तो बिजनेस में लग गया था। तो 3-4 महीने बाद पिताजी ने मुझे पूछा कि तू क्या कर रहा है, तो मैंने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं, बस अभी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के काम धंधे में लूंगा, पैसा कमाना है। क्योंकि हमने एक घर लिया था, वो घर बिक गया था, एक छोटी गाड़ी ली थी, वो सब बिक गई थी। तो बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में थे हम लोग। तो पिताजी बहुत चिल्लाए मेरे पर कि नहीं तू एक ही घर में पढ़ने वाला है, वो नहीं पढ़ता है, जाओ घर पे बैठ जाओ, मैं सबका काम कर दूंगा, कोई जरूरत नहीं ऑफिस में आने की, काम करने की यहाँ पे। गया किया, मदर के पास बैठा, रोया किया। तो मदर ने फिर समझाया मेरे को कि पढ़े लिखे आदमी की 4 आंखें होती है, तू एक पढ़ने लिखने वाला है, थोड़ा पढ़ाई कर, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो पूरा खानदान का अच्छा हो जाएगा। और मैं कहा पढ़ूंगा करूंगा, मुझे जयपुर जाके स्टडी करनी पड़ेगी, तो कुछ तो पैसा चाहिए, बिना पैसा मैं करूंगा क्या, आज हमारे पास घर में पैसा भी नहीं। मेरी मदर ने अपना जो वो कंदोरा पहनते हैं, वो बोला कि मैं इसको गिरवी रखती हूँ, पैसा दिया मुझे 20,000 रुपया, और उससे जाकर के मैंने पढ़ाई शुरू की जयपुर में। रात दिन मेहनत की, मेडिकल में आ गया, सिलेक्ट हुआ। और तब से मेरा एक सपना था, और मुझे लकीली जयपुर का जो राजस्थान का जो बेस्ट कॉलेज है, और यू कैन से इंडिया का बेस्ट कॉलेज, SMS मेडिकल कॉलेज, सवाई मानसिंह कॉलेज जयपुर, जहाँ फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है, जहाँ लर्निंग इतनी बढ़िया है, जहाँ सीनियर जूनियर का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है, उस SMS कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला, वहाँ मैंने काम किया। और वहाँ से तब से मेरा एक सपना था कि टॉप इंस्टीट्यूट में काम करूंगा। उसके बाद मुंबई आया। मुंबई हमारे लिए तो एक जस्ट सपना था। मुंबई हमारे लिए एक फॉरेन कंट्री कहलाती थी, कि मुंबई मतलब फॉरेन है, वहाँ तो बड़े बड़े लोग होते हैं, फिल्म स्टार रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है। वो तो एक बड़ा एक अलग टाइप का सपना था, जो लोग हमको आके बताते थे वहाँ पे। तो वो एक था। फिर बॉम्बे हॉस्पिटल में यहाँ का एग्जाम लिया, यहाँ सेलेक्ट हुआ, यहाँ आके काम किया, और रेस्ट इज हिस्ट्री। बिल्कुल, नहीं नहीं, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। पर जैसे आप कह रहे हैं कि बम्बई तो उस टाइम एक ऐसे लगता था कि हम अब्रॉड जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं। हमारे लिए तो वही था। हम भी, मैं भी जयपुर में पली बड़ी हूँ, तो वंस अ ईयर हमें बम्बई आने को मिलता था। वो भी हम ट्रेन से आते थे, सवाई माधोपुर में ट्रेन चेंज करते थे। बट वो एक था कि हम बम्बई जा रहे हैं, फिर वापस आके सबको बम्बई की कहानियां सुनाते थे। एक साल वो कहानियां चलती थी कि बम्बई में ऐसे रहते हैं, जो चंद्रमा सड़क पे मिला काम को कहते भी थे लोग। तो इस प्रोफेशन में आने के बाद आप बताइए, आपका कोई एक वेरी चैलेंजिंग मोमेंट और एक वेरी सैटिस्फाइंग मोमेंट। सो चैलेंजिंग मोमेंट इस प्रोफेशन में आने के बाद बहुत सारे थे। हाँ। सी मेडिकल फील्ड एक अलग टाइप का फील्ड है। इसमें आपको फुल टाइम डेडिकेशन चाहिए और पैशन चाहिए। पैसे के पीछे नहीं भागना, पैशन के पीछे। आपका अगर पैशन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो इस फील्ड के अंदर। बहुत सारे केसेस ऐसे जो मरते हुए मौत के मुंह में गए बट बाहर निकाले। मुझे अभी भी याद है, जब मैं कंसल्टेंट बना बॉम्बे हॉस्पिटल में, तो एक मेरे फ्रेंड है, उनका फोन आया। उनके बहन की बेटी अलीबाग में थी, हाई ग्रेड फीवर वगैरह, सिवरिंग वो सब चल रहा था। उसका फोन आया, सर कि मेरी बहन की बेटी है, वो आ रहे हैं, थोड़ा आपको उनको देखना है, कफ नहीं जा रहा, खांसी नहीं जा रही, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं। मैं कहा बुला लो। आए, मेरे कैबिन में चेक किया, देखा पूरा पेरिफेरी कोल्ड, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही, 43% ऑक्सीजन सैचुरेशन। फिर हाथ को गर्म करके मैंने 2-3 बार ट्राई किया, वापस चेक किया, अलग अलग फिंगर पर चेक किया, 43% ऑक्सीजन सैचुरेशन। मैंने कहा भैया ये तो लड़की जाएगी। उठा करके, मुझे अभी भी याद है वो सीन में, उस लड़की को उठा करके, 18-19 साल की होगी उस टाइम में, उस लड़की को उठा करके मैं आईसीयू में लेके गया। मेरे सामने मैंने ऑक्सीजन पे डाला, सेटल नहीं हुआ, बाईपैप पे डाला, नहीं सेटल हुआ, कॉल द फैमिली, रिलेटिव, सबको एक्सप्लेन किया, मुझे शी इज नॉट इन गुड कंडीशन। एक्सरे करवाया मैंने इमीडिएटली, बाकी ब्लड टेस्ट वगैरह जो करना था। बीपी वॉज लोअर साइड, 80/60 बीपी था। फैमिली को बुला के एक्सप्लेन किया, एक्सरे आया तो एक्सरे वॉज कंप्लीट वाइट वॉश, कुछ भी नहीं दिख रहा, एक्सरे पूरा वाइट हुआ। मैंने कहा ये लड़की बचने वाली नहीं है। उसको डेंगू था, लेप्टोस्पायरा था, दोनों इन्फेक्शन थे उसको। स्वाइन फ्लू था, सॉरी, स्वाइन फ्लू और लेप्टोस्पायरा था।
सो आई एक्सप्लेन द रिलेटिव, मैं कहा बचने की उम्मीद नहीं, बट मैं अभी कभी वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज फटीग हो जाएगी, चली जाएगी। तो फैमिली ने पूरा भरोसा था मेरे पर, बोला जो आपको अच्छा लगे आप करिए। वेंटिलेटर पे डाला, क्या 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जीरो रिजल्ट, एक्सरे बिल्कुल इंप्रूव नहीं हो रहा, यूरिन आउटपुट उसका धीरे धीरे बंद हो गया, बीपी वाज क्रैशिंग, बीपी के लिए हमने मेडिसिन चालू किया, नथिंग वाज इम्प्रूविंग। आई कॉल द फैमिली रिलेटिव, मैंने बोला कि अभी मेरे पास एक उपाय है इक्मो मशीन डालने का। इक्मो मशीन जो होता है जैसे किडनी के लिए डायलिसिस मशीन होती है कि किडनी जब तक ओपन अप नहीं होती तब तक आप डायलिसिस के थ्रू सारा वेस्ट मटेरियल पॉइजन बाहर निकाल दो। ऐसे ही इक्मो एक मशीन आती है जिसपे आप लंग्स को रेस्ट देते हो, लंग्स को इम्प्रूव होने का चांस देते हो, और वो सारा ऑक्सीजनेशन का काम वो मशीन करती है, बट दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। 20-25 लाख का खर्चा होता है उसमें, मशीन में स्टाफ अलग रहता है, मतलब काफी कुछ चीजें इसमें होती। आप बिलीव करेंगे, इक्मो मशीन पर डाला मैंने उसको, 10 दिन तक जीरो रिजल्ट, एक्सरे वाज वाइट वाज कंप्लीटली। मैं भी थक गया, मतलब उस पेशेंट के लिए मैं 3 नाइट आईसीयू में था, मैं घर पे भी नहीं गया, मैं भी जिद पे अड़ गया कि इसको मुझे निकालना है, कुछ भी हो जाएगा। तो मैं मेरे कपड़े भी वहीं मंगवा दिया, आईसीयू में रात दिन वहीं बैठा था पेशेंट के सामने, मैं कहा मुझे इसको निकालना है। 10 दिन तक जीरो रिजल्ट। 10वें दिन मैंने कहा कि 11वें दिन रिलेटिव को बुला के बात करूंगा कि इतना खर्चा भी हो गया, कर गया, वी हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड नहीं हो रहा, तभी ठीक है तो वी विल रेस्पेक्ट यू एंड निकाल देते हैं इसको इक्मो से। 11वें दिन एक्सरे करवाया, उसमें हल्का सा एक होप आई, एक्सरे वाज स्लाइटली बेटर। अच्छा। तो मैंने रिलेटिव बुलाया, मैं कहा मुझे थोड़ा और चांस दो। सी दे वर नॉन टू मी, तो मैंने कहा थोड़ा चांस ले सकते हैं, थोड़ा और चांस दो मेरे को। बोला सर आपको जो ठीक लगता है वो करो। 12वें दिन एक्सरे आया, अगेन बैड, पूरा। हम लोग भी हताश हो गए कि चल क्या रहा है, हो नहीं रहा ठीक वगैरह, और दो बीपी ठीक होने लगा, यूरिन आउटपुट आने लगा। 13वें दिन अगेन एक्सरे इंप्रूव हुआ, 14वें दिन और इंप्रूव हुआ, 15वें दिन इंप्रूव हुआ, 21st डे पे इक्मो बार, वेंटिलेटर बार, 22वें दिन पे पेशेंट को चलाना शुरू किया। चलते करते वो लड़की घर पे गई। अभी आप बिलीव करोगे, अभी से 3-4 साल पहले उस लड़की ने मुझे फोन किया कि सर मैं शादी कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ यू ओनली मेरी शादी हो रही है, आपको मेरी शादी में आना है। अभी जस्ट 2 महीने पहले फोन आया, उसके बच्चा भी हो गया। सो इस टाइप के पेशेंट कई बार आप जिद पे लग जाते हो, और मेरी जिद थी कि मुझे इसको निकालना। जिद पे लग जाते हो, अपना 100% देते हो, तो मुझे लगता है निकल सकते हैं। और इस टाइप के न केवल ये, बहुत सारे पेशेंट है ऐसे, कोविड में भी बहुत पेशेंट थे जो बाहर निकले, जो एक अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन देते हैं। चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है, बट सेटिस्फेक्शन भी अलग टाइप का मिलता है। बट इसके लिए वही डॉक्टर को भी उतना पैशन और परसिवरेंस के साथ वो केस बहुत लगना पड़ता है, बहुत लगना पड़ता है आपको, स्ट्रेस भी बहुत बढ़ जाता है आपका। रिलेटिव क्या सोचेंगे कि हमारा बिल बढ़ रहा है बट रिजल्ट नहीं आ रहा, जो चीज़ बाद में होने वाली थी वो अभी हो गई, कोई फायदा नहीं हो रहा है। हमारे मतलब 50 चीजें हमारे दिमाग में चलती है, खुद की लाइफ आपकी खराब हो जाती है, आप घर नहीं जा पाते हो, आप खाना पीना नहीं खा पाते हो, पेशेंट का बीपी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, आप ऊपर नीचे हो जाते हो, आपको पाल्पिटेशन होता है, आपके पास आईसीयू से फोन आता है, तो पहले आप डरते हो मेरा पेशेंट को कुछ हो नहीं गया, आप एक अटैचमेंट हो जाता है पेशेंट से, आपका एक ऑनरशिप हो जाता है कि ये मेरा पेशेंट है और मुझे इसको ठीक करना है। सो वो एक ऐसे काफी पेशेंट है जो इस तरह से निकले हैं, और कुछ पेशेंट ऐसे भी है जो नहीं भी निकले, तो वो भी एक बड़ा सैड मोमेंट रहा। जैसे मैं आपको सैड मोमेंट बताऊं, अभी की बात है ये, जब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन चल रहे थे, एक एमएलए है, उनके बेटे हैं, वो उसमें चुनाव में लड़ रहे थे, मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर साहब मेरे को बहुत हाई ग्रेड फीवर हो रहा है। अच्छा। और मैं कहा यूरिन वगैरह आ रहा, बराबर बर्निंग तो नहीं है यूरिन में? बोला चिल्स के साथ फीवर हो रहा है। वो कहा हाँ यूरिन तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो मैं कहा आप आके भर्ती हो जाओ, आप ऑलरेडी सीकेडी किडनी के पेशेंट हो, डायबिटीज आपकी अनकंट्रोल रहती है, 550 उनकी शुगर है, आपको 6 स्टेंट लगे हुए हैं, आके एडमिट हो जाओ या चेकअप करवा लो। बोला डॉक्टर साहब मैं नहीं आ सकता, मेरे बच्चे का इलेक्शन चल रहा है, मुझे उसमें रहना जरूरी है, तो मेरा बेटा हार जाएगा, मुझे पूरा 100% देना है, आप किसी को भेजो और मेरे को जस्ट इंजेक्शन लगा दे बुखार का। मगर ऐसे नहीं कर सकते आप, एटलीस्ट कैजुअलिटी में आओ ना, हम देखेंगे। कैजुअलिटी में आए कि ये देखे, उनको इंजेक्शन दिया फीवर कम करने का, उनको टेस्ट भी लिखे, बट उन्होंने कुछ नहीं किया, बिकॉज वो भी बहुत अच्छे आदमी, मेरे बहुत पुराने पेशेंट है वो, मतलब मेरे पे बड़ा भरोसा रखते हैं। 1 साल पहले भी वो भर्ती हुए थे, तब वो खराब कंडीशन में थे, बीपी कम था, कार्डियक अरेस्ट में थे, सीपीआर दिया, वेंटिलेटर डाला, उनको निकाला था। तो उनको ये उम्मीद थी कि इस बार भी कुछ होगा तो ये संभाल लेंगे। 3 दिन बाद फिर फोन आया, डॉक्टर साहब मेरे को बुखार अभी भी आ रहा कर रहा है, मेरा ये मेडिसिन वगैरह थोड़ा और दे दो। मेरा कैजुअलिटी में आओ, आप भर्ती हो जाओ, आपको 4 दिन से यूरिन नहीं आ रहा, आप तकलीफ में आ जाओगे, बचोगे नहीं, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बोला 2 दिन की बात हो रहा है। मैं कहा साहब 2 दिन नहीं मिलेगा, आप इतना समझाया उनको, नहीं आए वो। फिर जब उनका वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन खत्म हुआ 15 तारीख, उसी दिन शाम को 2 लोग उनको उठा करके लेकर आए। आई पर्सनली चेक दी, बीपी वाज 60/40,
सैचुरेशन वाज 80, इमीडिएटली लेके गया आईसीयू में, ड्राउजी, पूरे वेंटिलेटर पे डालना पड़ा, यूरिन आउटपुट वाज नील, गिवन ऑल आइलोट्रोप सपोर्ट मेडिसिन वगैरह, वैसोप्रेसिन, नॉर्डोनिन चालू करके बीपी ऊपर लेके आया, डायलिसिस चालू किया, वाज इन सीवियर एसिडोसिस, एक्सरे किया, बेड, पूरा एआरडीएस, 2 दिन, 1 दिन भी निकाल नहीं पाए, 1-2 दिन भी निकाल नहीं पाए, वाज गॉन। वी ट्राइड अ लॉट बट ही वाज गॉन। बट जस्ट जैसे वो हिंदी पिक्चर में डायलॉग आता है कि आपने आने में देरी कर दी, इट वाज अ टिपिकल केस। अगर वो 3 दिन पहले भी आते तो बच सकते थे। सो बड़ा खराब भी लगता है मन में कि आपका पहचानता हुआ पेशेंट, शायद आपने उनको ढंग से कन्विंस नहीं किया इसलिए वो नहीं आ पाए। कई बार खुद को गिल्ट फील होने लगता है कि ये पेशेंट बचने लायक था, थोड़ा सा सावधान रहता बच सकता था, एज भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी कि वो बच नहीं सकता था। सो कुछ चीजें सेटबैक भी देती है, कुछ चीजें बड़ी रिवॉर्डिंग है जो इसमें पेशेंट अच्छे होके जाते हैं, बढ़िया होते हैं, चैलेंजिंग केस होते हैं, आपके सुन लेते हैं और ठीक भी होते हैं, दोनों तरह के केसेस हैं। पर इतना जो पैशन और परसिवरेंस डालना पड़ता है, तो इसमें आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हैं? आप तो हमेशा मुझे भी एक्सपीरियंस है, कभी भी आपको फोन करूंगी तो आप फोन उठाते हैं, सब पेशेंट्स का उठाते हैं, हमेशा अवेलेबल हैं, तो वो कैसे होता है फिर? वो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस, वेरी फ्रेंकली आपको बोलता हूँ, डॉक्टर्स का वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। ये मैं बहुत ऑथेंटिक वे में बोल रहा हूँ। कोई भी डॉक्टर कितना भी बोले कि नहीं मैं फैमिली लाइफ अच्छे से बैलेंस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं घूमने भी जा रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ, डॉक्टर्स के लिए मॉर्निंग वॉक इज ए लग्जरी। अगर कोई डॉक्टर मॉर्निंग वॉक पे घूम रहा है, इवनिंग वॉक कर रहा है, तो समझना वो लग्जरी लाइफ जी रहा है। वो मॉर्निंग वॉक हमारे नसीब में नहीं होता है। हमारा टाइप है, खाना पीना भी बराबर टाइप में ही होता है, क्योंकि हर वक्त हम लोग ऑन टोज रहते हैं। आपसे भी बात करो, 10 फोन चल रहे हैं अंदर भी कोई, और हमारी लाइफ में ये चलता है, हम कोई शादी में भी गए, इसका बीपी ऊपर, इसका बीपी नीचे, इसका शुगर ऊपर, इसका दिन भर फोन भी उसी टाइप में। हमको पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे कब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाते हैं, कब बेचारे बड़े बच्चे बड़े हो गए, पता ही नहीं चल पाता है। अभी की बात है, 2 साल पहले मेरी वाइफ ने एक दिन मुझे बोला कि बेटा 10th में है अभी, और 2 साल बाद चला जाएगा अमेरिका वगैरह, कुछ टाइम तो साथ बैठो। दैट डे आई वाज शॉक्ड। अरे यार, ये 10th में आ गया, 10th में कब आ गया, और 2 साल बाद तो ये यूएस पढ़ने चला जाएगा, और उसके बाद तो फिर यूजी करेगा, फिर पीजी करेगा, फिर शादी करेगा, मेरे साथ हमेशा के लिए चला गया। मतलब अभी तो मेरे पास में मुश्किल से 2 साल भी नहीं बचा है। मतलब उस दिन पहली बार मैं अंदर से हिल गया कि इट वाज राइट कि मैंने कभी इनके साथ बैठा ही नहीं, बात भी नहीं की। फिर बाद में जब मैंने बैठने की कोशिश की तो बच्चा अपने प्रोजेक्ट में, वर्क में इतना बिजी हो गया कि वो टाइम नहीं दे पाया। सो बहुत मुश्किल होता है। कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग वॉक अगर करने जाए तो साथ में चले जाए, तो वो टाइम हो गया। रात को घर पहुंचने के बाद में लूडो खेलने बच्चे के साथ में, तो लगता कि मैंने आधा घंटा टाइम दे दिया तो बहुत बड़ा काम हो गया। बट वेरी फ्रेंकली, डॉक्टर की लाइफ में फैमिली लाइफ खराब होती है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता है। हम एफर्ट्स करते हैं, ट्राई करते हैं कि चलो कहीं शादी में भी जाना है तो बीवी बच्चों को लेकर जाए, ताकि उस टाइम में टाइम एडजस्ट हो जाए, तो सब साथ में जा रहे हैं, कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो सब साथ में चलो, ताकि मतलब वो वैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं, बट हो नहीं पाता है। तो इस तरह के एक्सपीरियंस के साथ आप जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? सो यंग स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको मैं एक चीज़, और मैं बोलता भी हूँ, और कई बार मेरा एक क्लियर कट उनको मैसेज है कि ये एक नोबल प्रोफेशन है। आज भी 80% पॉपुलेशन हमारे पे बहुत भरोसा करती है, डॉक्टर्स को भगवान मानती है या नेक्स्ट टू गॉड मानती है। 80% लोग आज भी मानते हैं। यस, इस फील्ड में भी 2-4-5% लोग गड़बड़ आगे हैं, जो गड़बड़ काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पैसे के लिए। अगर आपके अंदर पैशन है तो ही इस फील्ड में आओ, पैसे के लिए नहीं आना है। मनी इज बाई प्रोडक्ट। आप डॉक्टर हो, डॉक्टर बन रहे हो, भूखे कभी नहीं रहोगे। हमेशा डॉक्टर डिमांड में रहता है, डिमांड रहने वाली, अच्छी खासी आप लाइफ जी लोगे। बट जल्दबाजी में जल्दी पैसा चाहिए, 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में, वो इस फील्ड में पॉसिबल नहीं है। पैसा आपके पास 40-45 के बाद ही आता है। पैसा बाई प्रोडक्ट है, अपना पाएगा। आपकी गुडविल जो बनती है, आपका जो नाम बनता है, वो आपका एक्चुअल रिकॉग्निशन जो बनती है, वो आपका एक्चुअल पैसा है, वो आपकी एक्चुअल वर्थ है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी, कोई भी कहीं भी पार्टी में किधर भी चला जाए, डॉक्टर का एक अलग रेस्पेक्ट है, एक अलग नाम है, अलग गुडविल है। तो पैशन अगर आपके पास है, डेडिकेट होके काम करना है, फैमिली लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, आपने अपने आप को समाज को समर्पित कर दिया है, यही सोच के करना है। शादी भी करो तो लड़की से बोल के करो कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मेरी लाइफ ऐसे होने वाली है, तुमको इज्जत, रेस्पेक्ट, सम्मान सब मिलेगा, बट पैसा, टाइम के बारे में थोड़ी सी कंजूसी हो सकती है, वो सोच समझ के शादी करो।
ये सोच के अगर काम करते हैं, और नीति और नियत ये दोनों साफ रखना है। आप अपने आप के लिए आंसरेबल हो, यू आर ऑलवेज आंसरेबल टू योर सेल्फ। मैं ये पेशेंट में MRI करवा रहा हूँ, मैं ये पेशेंट में CT स्कैन करवा रहा हूँ, आपको होना चाहिए कि यस, आप अपने आप को कन्विंस करो कि मुझे CT स्कैन जरूरी है, मुझे इसका MRI करना है, भले इसका 15,000 लग रहा, लगने दो। आप अपने आप को कन्विंस करो। जबरदस्ती किसी के इन्फ्लुएंस पे आकर के कि वो लैब वाला बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो काम नहीं करना है, जो आज भी 80% डॉक्टर नहीं करते, 80-90% लोग नहीं करते। तो आपकी नीति, नियत और साफ इंटेंशन से काम करना है। और दूसरा, जो भी पेशेंट को आप ट्रीट करते हो, जो मेरी प्रैक्टिस है, जैसे मैं करता, उसको ये समझ के करना है कि ये मेरा फैमिली मेंबर है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा रिलेटिव है। आपका दिमाग अपने आप चलेगा कि मैं, इसका फीवर आ गया, मैं क्या करूं, कुछ और करूं। अगर मुझे नहीं आ रहा तो मैं किसी और की ओपिनियन ले लूं, किसी और को पूछ लूं। नहीं तो क्या होता है, इधर से अनदर पेशेंट समझते हो तो लगता है हाँ ठीक है, कल फीवर उतर जाएगा, परसों उतर जाएगा, आप अगर अपना फैमिली मेंबर मान के करते हो, ट्रीट करते हो, आपका दिमाग हर तरह से चलता है। नहीं समझ में आया तो जाके बुक्स खोलते हो, पढ़ते हो, रेफरल देखते हो, लोगों को पूछते हो। आप हर पेशेंट को अपना फैमिली मेंबर मान के ट्रीट करो। नीति और नियत साफ रखनी है, एंड पैशन होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, पेशेंट के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। एंड आज की डेट में जो सबसे बड़ा चीज है, जो कंज्यूमर कोर्ट की वजह से है, दैट इज अ कम्युनिकेशन स्किल्स। हर बात आप पेशेंट के साथ शेयर करो। पेशेंट के साथ शेयर नहीं करनी तो उनका रिलेटिव, जो फर्स्ट रिलेटिव है, उनको सारी चीज बताओ। ठीक नहीं हो रहा तो वो भी बताओ, गलत हो किसी को नहीं देनी है, ठीक हो रहा है तो वो भी बताओ। हर चीज ट्रांसपेरेंट रखनी है, बात करनी है, एक्सप्लेन करना कि हम लोग ये चीजें, जैसे मेरी प्रैक्टिस है, मैं देखता हूँ, हर पेशेंट को देखता हूँ, देखने के बाद में मैं रिलेटिव आके सब बताता हूँ कि आज उनका ये है, हमने ये इन्वेस्टिगेशन करवाया, इसका ये रिजल्ट है, ये मेडिसिन चालू किया, फीवर आया, अभी मेरा नेक्स्ट प्लान ये है, मैं ये इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूँ, ये सब करने वाला हूँ। ये सब चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देन आई गिव टाइम टू द पेशेंट और रिलेटिव। आपके मन में कुछ भी हो तो हमें पूछ लो, यू शुड बी अवेलेबल। सो मेडिकल फील्ड में सक्सेस का मैंने जो देखा है, मंत्र एक ही है, योर अवेलेबिलिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चाहे कितना भी बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है, वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। अच्छा डॉक्टर वो है जो टाइम पे अवेलेबल। हार्ट अटैक आया रात को 2 बजे, आप अवेलेबल नहीं हो, आपका गोल्ड मेडल क्या काम। सो योर अवेलेबिलिटी, योर एक्सेसिबिलिटी। लोग आपको 2 बजे भी फोन करें, 4 बजे भी फोन करें, किसी को मजा नहीं आता डॉक्टर को परेशान करना। वो नीडी है, उनको जरूरत है, इसलिए आपको फोन करें, आप एक्सेसिबल रहो उनके लिए। एंड योर अफोर्डेबिलिटी, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर आदमी के लिए पैसा बहुत कीमती होता है, हर आदमी मेहनत से कमाता है, हर आदमी चाहता है कि हेल्थ पे करे, खर्चा करे, बट जेन्युइनली खर्च करे। सो मेरे को लगता है अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू बिकमिंग ए गुड डॉक्टर, सक्सेसफुल डॉक्टर, पैशनेट डॉक्टर, डेडिकेटेड डॉक्टर। वाह, आपने आपने बहुत बहुत वैल्यूएबल चीजें कही है। मतलब आई जस्ट होप कि एवरी यंग स्टूडेंट हु वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर listens to this and absorbs this. जी, नहीं करते हैं आजकल के यंगस्टर्स इतने स्मार्ट है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। मैं मेरे देखता हूँ, मेरे एसोसिएट है, मेरे असिस्टेंट है, सुबह मैं राउंड पे लेने के लिए राउंड पे आता हूँ, हर वक्त वो फ्रेश लगते हैं। हर पेशेंट का एक एक चीज उनको पता होता है। मैं उनको बोलता हूँ तुम पेपर पे मत लिखो कि इसका हीमोग्लोबिन कितना है, WBC काउंट कितना है, पेपर पे मत लिखो, लिखोगे तो याद नहीं रहेगा, सब यहाँ पे फीड करो। पुराने जमाने में हर आदमी को सबके फोन नंबर याद होते थे, आजकल मोबाइल में डाल दिया फोन नंबर। और सेम चीज ये आपका बेस्ट कंप्यूटर इस पे रखना चाहिए, और लोग कर रहे हैं। आजकल यंगस्टर्स बहुत स्मार्ट है, बहुत काम कर रहे हैं। बहुत, ये सुन के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। जी डेफिनेटली, मैं तो ये कहता हूँ इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ब्राइट है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप बिलीव करेंगे मेडिकल टूरिज्म इतना बढ़ रहा है, यूके में, यूएस में डॉक्टर मिलते नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एक सिंपल 2D को करना है, 2 महीना 3 महीने तक का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पे जब चाहो तब 2D को हो जाता है, जब चाहो तब एंजियोग्राफी जाना, जब चाहो तब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आपके लिए अवेलेबल हर वक्त में। इतना अफोर्डेबल ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड सिर्फ इंडिया के अंदर। बाहर जाके आप यूएस में एंजियोप्लास्टी करवा लो, 70 लाख 80 लाख का बिल आता, हमारे यहाँ पे 2 लाख से लेकर के 5 लाख में एंजियोप्लास्टी हो जाता। मेडिकल सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एक ये माना जाता है ब्लड ब्लड डोनेशन एंड ब्लड सप्लाई जो स्टॉक में रहता है। ऐसा हमने सुना है कि बॉम्बे में 3-4 दिन से ज्यादा ब्लड स्टॉक नहीं है अगर जरूरत के। तो क्या ये सही है? और मतलब कैसे लोगों को और इनकरेज करना चाहिए हमें ब्लड डोनेशन करने के लिए? डेफिनेटली, ये भी आज की डेट में बहुत ही एक रिलेवेंट क्वेश्चन है। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ मेडिकल टूरिज्म भी बहुत है, आसपास के एरिया से ड्रेनेज बहुत बड़ा है, दूसरे स्टेट से भी बहुत पेशेंट आते हैं, तो यहाँ पे सर्जरीज बहुत होती है।
प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत है, दोनों में पैरेलली काम चलता है, पेशेंट्स बहुत रहते हैं। जब इमरजेंसी जो होती है, या ट्रॉमा का पेशेंट है, एक्सीडेंट का पेशेंट है, ब्लीडिंग का पेशेंट है, हेमरेज का पेशेंट है, सडनली ब्लड की जरूरत पड़ती है, ब्लड हमको ढूंढना पड़ता है, ब्लड बैंक में दूसरी जगह पे पता करो, ब्लड मिलता नहीं है। कई बार पेशेंट इसलिए चला जाता है क्योंकि ब्लड टाइमली उसको मिला नहीं। सो ब्लड डोनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ब्लड डोनेशन करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ता, आपकी बॉडी वापस ब्लड बना लेती है, कुछ लॉस आपकी बॉडी में होता नहीं है, उल्टा रीजेनरेट होता है, आपको हमेशा फ्रेश फील होता है, यू फील यंगर अगर आप ब्लड डोनेशन करते हो। सो ब्लड डोनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुंबई में यस ब्लड डोनेशन ड्राइव भी बहुत चलते हैं, बिकॉज हमारे पास में 3-4 दिन का स्टॉक रहता है, और अधिकतर पेशेंट में फ्रेश ब्लड की हमको बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे बाईपास वगैरह करना है, उसमें फ्रेश ब्लड में 2-3 दिन पहले का ब्लड हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली मेंबर का हम लोग उसमें कई बार नहीं ले पाते हैं क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज होने का चांस होता है। सो दूसरों का ब्लड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लोगों को ब्लड डोनेशन ड्राइव करना चाहिए, भर भर के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, आगे आना चाहिए। और ब्लड डोनेशन, ब्लड जो आता है उसका ब्लड प्रोडक्ट होता है प्लेटलेट। जब लेप्टोस्पायरा, डेंगू, मलेरिया वो सी बीमारी होती है, जब आपको प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है, आप ब्लड दोगे तभी प्लेटलेट निकलेगा, तभी आपका प्लाज्मा निकलेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एवरीबॉडी शुड डू ब्लड डोनेशन। साल में 2 बार कम से कम ब्लड डोनेशन हर आदमी को करना चाहिए। इसको भी एक अपनी हैबिट बनानी चाहिए। डॉक्टर, मेरा ये बिलीफ है कि अब हमारी जो लाइफ है अनस्क्रिप्टेड है, और एक्चुअली डॉक्टर से ज्यादा ये कौन समझ सकता है। जैसे आपने कहा कि कभी तो लगता है कि ये लाइफ एंड हो रही है और वो इंसान एकदम ठीक चल रहा है, और कभी तो लगता है कि देखते देखते वो पेशेंट हाथ से चला गया। तो हमारी जो लाइफ है एकदम अनस्क्रिप्टेड है। कभी कभी कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन आते हैं तो बहुत हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्पेशल मोड़? ऐसे मोड अगर पेशेंट के पर्सपेक्टिव से देखे जाए तो बहुत सारे मोड रहे। ऐसे अनएक्सपेक्टेड पेशेंट रहे मेरे पास में कि जो लगता था कि ये ठीक नहीं हो सकता है। सो एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट जो मुझे याद आ रहा है, जिसने बहुत कुछ चेंजेस लाया और मेरे को भी बहुत बड़ा एक झटका दिया या कुछ करने के लिए प्रेरित किया उसको, कि मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ के साथ वो रहता है गोरेगांव के अंदर। उसकी साली जयपुर रहती है। वो साली अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ पे आई, मतलब दोनों बहनें मिली, रात भर दोनों साथ में थे, गपशप मार रहे थे, सो गए। रात को 2 बजे वो उठी, बोली थोड़ा सा चेस्ट में अनइजीनेस हो रहा है। उनको लगा कि शायद एसिडिटी गैस होगा, तो एक एंटासिड दवाई दे दिया, बोला सो जाओ, तो सो गई वापस। फिर 1 घंटे बाद वापस थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ, फिर अगेन एंटासिड लिया, पानी पिया, देन वो आकर के सो गई। उसके बाद 5 बजे लगभग उसने उसको उठाया, वो उठी नहीं, शी वॉज गॉन। तो इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, वहाँ पे डॉक्टर को फ़ोन किया, नर्स को फ़ोन किया, उसके मुंह पे पानी डाल रहे, छिड़क रहे, इधर से उधर हिला रहे, कर रहे। गाड़ी मंगवाया, ड्राइवर नहीं था तो ओला उबर को मंगवाया, मंगवा करके उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ गए तब तक डॉक्टर ने बोला कि ब्रॉड डेथ है, कुछ कर नहीं सकते। उस इंसिडेंस को जब मुझे उसने बताया, शी वॉज जस्ट 38 ईयर यंग फीमेल। मैंने उसको बताया, मैं कहा यार तूने सीपीआर देना क्यों नहीं सीखा? यू शुड लर्न सीपीआर, हाउ टू गिव इट। अगर तू सीपीआर देना सीख लेता तो तेरी अगर आज साली है वो जिंदा बच जाती। सीपीआर एक उस मोमेंट ने मुझे फिर उसी टाइम ये सिखाया था, आज के 11 साल पहले की ये घटना थी। उसने मुझे सिखाया कि काफी लोग आज भी आप देखेंगे कि 2 से 3 लाख के लगभग लोग हर महीना कार्डियक अरेस्ट की वजह से जा रहे हैं। जस्ट बाई स्टैंडर जो होता है, पास में लोग देखते हैं या वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, सीपीआर नहीं देते। हमने वो पहल करी और हमने एक फाउंडेशन बनाया, डॉक्टर गौतम बंसाली गोल्डन अवर फाउंडेशन। और उस फाउंडेशन के अंदर मैंने और मेरी वाइफ ने ये प्लान किया था कि हम लोग हर महीने का 10-10 हज़ार रुपया डालेंगे, किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं, और सीपीआर की ट्रेनिंग देंगे। मैंने आज की डेट में कम से कम 2-2.5 हज़ार के ऊपर कैंप कर चुका हूँ। हमने एक बड़ा अच्छा वीडियो भी बनाया सीपीआर में, कि कैसे सीपीआर देना है, किसको सीपीआर देना है और कैसे देना है। लोगों के अंदर एक अलग भ्रांति रहती है, कहना ये तो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर ही देगा सीपीआर, जबकि बहुत ही सिंपल प्रोसीजर। जो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है, जो पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, जो पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसको आपको सीपीआर देना है या हाथ से दबा के देना है। आप सीपीआर अगर आपको देना आता है तो 70% पीपल जो कार्डियक अरेस्ट में गए हैं उसको बचा सकते हैं। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर स्कूल के बच्चों को सीपीआर देना सिखाता है, ऐसे हमारे यहाँ पर भी सीपीआर देना सिखाना चाहिए। हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर हर आदमी को बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए सीपीआर की। तो उसके ऊपर हमारा फाउंडेशन बहुत काम कर रहा है। हम लोग सीपीआर ट्रेनिंग दे रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, वो वीडियो भी सब जगह जा रहे हैं। बच्चन साहब ने उसको ट्वीट किया, सलमान खान ने उसको
अपने इंस्टाग्राम पे डाला है उस वीडियो के अंदर। तो मैं भी अपील करूंगा आपके लोगों के थ्रू कि वो गोल्डन आवर फाउंडेशन का जो CPR 2 सॉन्ग है हाँ। उस गाने को देखे और कैसे बहुत ही सिंपल आपकी भाषा में सिखाया गया कि CPR कैसे देना है, कब देना है और किसको देना है। वो एक बहुत बड़ा चेंजिंग और टर्निंग पॉइंट होगा, हर आदमी सिंपली सीख सकता है। और इतना इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है कि आप कह रहे हैं कि वो सब लोग सोचते हैं डॉक्टर देगा CPR, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई भी दे सकता कोई है भी दे सकता और है। टाइमली देना बहुत Timely इम्पोर्टेंट देना है। डॉक्टर important का है। वेट आपने मत सुन करो। के अगर 4-5 मिनट में CPR दे दे दिया दिया तो वो पेशेंट बचेगा, नहीं तो फिर ब्रेन डेड हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं कर पाओगे। नहीं पाओगे। और आपको CPR इसलिए सिखाना है बाकी लोगों को ताकि आप अपने आप को बचा सकते हो। आपने अगर अपने ड्राइवर सर्वेंट उनको CPR देना सिखाया, आप अरेस्ट में गए, वो आपको वो बचा लेंगे। बचा लेंगे। तो CPR इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट important। टू प्रोटेक्ट और टू सेव पेशेंट फ्रॉम दिस डेडली डिजीज जो इजीली प्रिवेंटेबल। हमने इतनी सब बातें की हेल्थ के बारे में। अब मैं लास्ट सेक्शन में जाऊंगी मेरे शो का, जो है इम्प्रॉम्प्टू राउंड। ओके, मैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछूंगी, आप शॉर्ट आंसर्स दीजिए जो आपके मन में या दिमाग में सबसे पहले आता है। तो वन हैबिट, कोई भी एक हैबिट जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए, विच कैन सेव लाइव्स मोर देन एनी मेडिसिन। आई फील वॉकिंग, वॉकिंग। मॉर्निंग वॉक एंड मसल स्ट्रेंथिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग वॉक टाइम नहीं मिलता तो इवनिंग वॉक करो, बट ब्रिस्क वॉकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद दैट यू कैन सेव मैनी लाइफ। विद दैट मेडिसिन से आप दूर रह सकते हो। अच्छा, ओके। एंड वन डेली हैबिट विच पीपल शुड गिव अप। सो स्लीप शुड बी साउंड स्लीप। आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो क्रोनिक डिस्टर्ब्ड स्लीप रहती है। लोग सोते नहीं बराबर। अगर आपकी स्लीप बराबर है, आपका डायबिटीज कंट्रोल रहेगा, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बराबर काम करेगा, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बराबर काम करेगा। सो स्लीप शुड बी गुड, इट शुड बी 6 to 8 आवर्स साउंड स्लीप। और जैसा आपने कहा, स्लीप में एक तो 6 to 8 आवर्स होना चाहिए, एक उसका टाइमिंग भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 बजे सो के और सुबह 11 बजे उठ रहे हैं। वो आपको रात को 10 बजे या मैक्सिमम 11 बजे आप सो जाइए। One warning sign of the body that people should not ignore. I feel the most important is chest discomfort, and especially if that is with the exertion. So chest discomfort आपको होता है, immediately डॉक्टर को दिखाइए। बाकी चीजें होगी उसमें आपको टाइम मिल जाता है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट में आपको टाइम खराब नहीं करना है, उसमें आप बच सकते हो। ट्रीटमेंट अवेलेबल है हर जगह पर। क्या कोई एक भी ऐसा फूड है जिसको आप सुपर फूड कहेंगे? सो सुपर फूड की बात करें तो ऐसा कोई एक फूड नहीं है, बट अगर वेजिटेरियन बात किया जाए तो यस, पनीर चिला विथ लीफी वेजिटेबल, दैट इज वेरी वेरी गुड। और नॉन वेज लोगों के लिए एग इज द सुपर फूड। अच्छा, उसमें सारी चीजें होती है, प्रोटीन भी है, कार्ब भी है, फैट भी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी कहते हैं योक नहीं खाना चाहिए, वाइट खाना चाहिए। वाइट खाना चाहिए, यस। योग खाने से फैट बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहता है, ओके, सो वाइट एग इज ऑलवेज बेटर। ओके, ओके। शुगर और स्ट्रेस, व्हाट इज वर्स? सो वर्स इज स्ट्रेस। यस, अगर आपका स्ट्रेस वेल कंट्रोल्ड है तो आपको शुगर नहीं होगा। स्ट्रेस आपका अगर बराबर नहीं है, सी नॉर्मल स्ट्रेस है वो, दैट इज ओके। नॉर्मल स्ट्रेस है, टेम्पररी स्ट्रेस है, दैट इज नॉर्मल। वो उल्टा कई बार आपको हेल्प भी करता है टेम्पररी स्ट्रेस। बट क्रॉनिक लंबे टाइम तक अगर आप स्ट्रेस में हो, उसकी वजह से आपकी स्लीप खराब हो रही है, उसकी वजह से आपकी ओबेसिटी बढ़ रही है, उसकी वजह से आपको भूख लग रही है और आप कुछ भी शुगर वगैरह फूड खाते हो, डायबिटीज बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल बढ़ने लग जाता है। सो स्ट्रेस इज द वर्स्ट थिंग, दैट शुड नॉट हैपन। What worries you most about how we approach health today? सो आज की डेट में हेल्थ को जो अप्रोच है वो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है। गड़बड़ ये लगता है कि हर आदमी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वायरल ट्रेंड चल रहा है, उससे जल्दी इन्फ्लुएंस होकर के चीज कर लेते हैं। या लगता है कि कौन मॉर्निंग वॉक करे, कौन इवनिंग करे, क्या ये करना है, जब देखो तब हो जाएगा। या कभी शाहरुख खान को फॉलो करते हैं कि सोने की जरूरत क्या है, रेस्टलेस होना चाहिए आदमी को, काम करते रहना चाहिए जब तक आप सक्सेस अचीव नहीं कर लो। वो चीजें से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। या कई बार लगता है कि वे प्रोटीन खा लिया और उसकी वजह से बस वो अनदर मेरा है, मैं ठीक हो जाऊंगा। आई थिंक discipline is very very important in your life, and morning walk exercise, that is very very important. उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये मुझे लिए सबसे बड़ी वरिंग पॉइंट है जो यंगस्टर्स में चल रहा है कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होकर के रात दिन काम पे लगे हैं, रात दिन अपना स्लीप लीप सब डिस्टर्ब कर रहे हैं, टेस्ट नहीं करवाते, इग्नोर करवाते हैं। एंड सबको दिमाग में ये रहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं फिट हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। जो होगा पड़ोसी को होगा या किसी और को। दैट इज वेरी वरीसम। What makes you most optimistic healthcare के बारे में? What is? सो हेल्थ केयर के बारे में एक जो चीज अच्छी आज की डेट में चल रही है कि मेडिकल साइंस इतना अच्छा एडवांस हो गया है कि आपको
हर चीज, जैसे मेटाबॉलिक डिजीज है तो उसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो उसकी इमीडिएटली ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पहले के जमाने में एंजियोग्राफी के लिए राजस्थान से सारे पेशेंट बॉम्बे आते थे, कहीं पे एंजियोग्राफी नहीं होती थी, कैथ लैब नहीं थी। आज हर गली नुक्कड़ पे कैथ लैब खुल गई जहाँ एंजियोग्राफी होती है। मतलब हर तरह के टेस्ट होते हैं, छोटी छोटी जगह में टेस्ट होने लग गए। नॉट ओनली मुंबई, गाँवों के अंदर भी टेस्ट वगैरह हो गए, सीटी स्कैन, एमआरआई वो सब खुल गए। अर्ली डायग्नोस्टिक टेस्ट वो बहुत जल्दी होने लगे। एंड एक जो अच्छी चीज मुझे लगती है आजकल के यंगर जनरेशन के अंदर, दे आस्क वेरी स्मार्ट क्वेश्चंस, वेदर दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द गूगल और एआई व्हाटएवर, बट दे आस्क वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, दे आर अवेयर अबाउट द हेल्थ, दे आर अवेयर अबाउट द डिजीज। जो उसको देख करके मुझे लगता है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है हिंदुस्तान का, एज फार एज हेल्थ केयर इज कंसर्न, एज फार एज यंगर जनरेशन इज कंसर्न। And what about use of technology overall? Technology, yes, technology is just like a helping hand for you. This is just like a assistant. See, आपका क्या होता है कि आज आपका कोई भी पेशेंट आता है, उसका सीटी स्कैन करवाए, एमआरआई करवाए, एआई में डाल दीजिए, बहुत अच्छा रिपोर्ट मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे हम लोग जनरली रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करते, हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ये गलत कंसेप्ट है कि काफी बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, तकलीफ क्या, सब कुछ तकलीफ नहीं है, तो क्यों आए सर, ये रिपोर्ट है, थोड़ा इसमें ये पैरामीटर गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। जब मैं उनकी डिटेल हिस्ट्री लेता हूँ तब मालूम पड़ता है कि उनका खाने पीने का हिसाब बराबर नहीं, उनकी स्लीप बराबर नहीं, उनको डायबिटीज लेवल हो रखा है, उनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, बट पेशेंट भी इग्नोर करता है, वो सिर्फ रिपोर्ट देख के रिपोर्ट ट्रीट करवाने के लिए आता है। डॉक्टर के पास अभी आजकल थोड़ा टाइम कम रहा है तो बेसिकली हिस्ट्री नहीं लेते, हम लोग डायग्नोस करते हैं। 80% डायग्नोस होता है हमारा, 80% उसकी हिस्ट्री के बेस पे, बाकी 20% रिपोर्ट, एआई वो सब हेल्प करता है। सो हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट्स। So that's why technology can only be an assistant. असिस्टेंट, जैसे मेरे पास मेरा एसोसिएट है, मेरे पास आईसीयू का डॉक्टर है, वो असिस्टेंट है, कोई सेंट्रल लाइन डाल रहा है, कोई वेंटिलेटर डाल, दैट वे दे आर हेल्पिंग, बट 100% मैं उनके ऊपर छोड़ दूं, दैट आई कैन नॉट डू दैट। आई हैव टू कंट्रोल, आई हैव टू चेक प्रॉपर्ली, आई हैव टू ऑब्जर्व कि थिंग्स शुड गो प्रॉपर। Last question. One health promise that everybody should make to themselves. आई थिंक मेरा तो टैगलाइन है इसमें कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना और सूर्योदय से पहले उठो और मॉर्निंग वॉक पे, दैट इज द बेस्ट टैगलाइन। इसको अगर आप फॉलो कर लोगे, लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, जो है भी और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। On that note, doctor, really thank you for sharing your insights. सच्ची आज जो आपने बताया, उससे ऐसा लगता है कि हमारी जो हेल्थ है, हम हमेशा मेडिसिन, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स उसके बारे में सोचते हैं जब भी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, बट हमारी जो हेल्थ है वो एक्चुअली हमारी डेली हैबिट्स है। डेली हैबिट्स, यस, योर हेल्थ अगर आप ओवरऑल चेक करो तो योर हैबिट्स, डेली की आपका रूटीन, डेली का हैबिट 24 घंटे मिलते हैं, उसमें सिर्फ 2-3-4 घंटे खुद के लिए निकाल, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। यही हम लोग गलती करते हैं, हम लोग खुद के लिए नहीं निकालते। हमें लगता है कि बहुत लंबी लाइफ है, बाद में देखेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है, जब टाइम मिले तब कर लो, दैट इज द बेस्ट थिंग। बस जैसे वही लिसनर्स के लिए यही इम्पोर्टेंट है कि आप स्ट्रेस को नॉर्मलाइज मत करते जाइए, स्लीप को सैक्रिफाइस मत कीजिए, बस और जो आपका डाइट है, फैट्स के बदले आप अपना रेगुलर घर का खाना खाइए, वॉकिंग पे जाइए, बस दीज आर द थिंग्स, एंड डोंट इग्नोर द सिग्नल्स व्हाट योर बॉडी इज गिविंग। जैसे आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता है, हर आदमी को मिलता है, आपका ऐसा कोई भी आदमी मरता है उसके पहले उसके पास सिग्नल आते हैं, ये होने वाला है, ऐसा होने वाला, फटाफट चेकअप करो, बट आदमी इग्नोर करता है कि नहीं कल देखेंगे, आज बिजी हूँ, चलो 2 दिन बाद कर लेते हैं, अभी शादी निपटा देता हूँ, अभी ये कर लेता हूँ, उसमें आदमी फंसा, वो चीजें नहीं करना। So your mind, your body, your heart is always whispering to you. We should not wait for it to shout. Yes, exactly, that is the correct one. Yes, that is correct one. Thank you so much. Thank you.